Hello everyone, this is me Priti Dwivedi. Welcome to our channel. In today's video, we will be discussing about your history first chapter, that is Brick, Beats and Bones part 3. So without any further delay, let's get started. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिटाडेल के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था लोअर टाउन्स के बारे में। अब हम सिटाडेल की तरफ मूव करते हैं। तो सिटाडेल का पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो था और बहुत यूनिक स्ट्रक्चर जो था वो था ग्रेट बाथ। ओके, तो हम ग्रेट बाथ के बारे में बात करेंगे। ग्रेट बाथ ये जो था, ग्रेट बाथ जो था, ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। ठीक है, ऐसे बीच में स्ट्रक्चर बनाऊंगी इसका सो दैट आप लोग को इजीली ये सब चीज़ें पता चल सके कि कैसा था एक्चुअली ग्रेट बाथ। तो एक रेक्टेंगुलर टैंक था जो कि जिसके चारों ओर से 4 साइड से कॉरिडोर्स जो थे वो बने हुए थे। बीच में रेक्टेंगुलर टैंक था, ओके, और उसके चारों ओर कॉरिडोर्स बने हुए थे। और 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, 2 सीढ़ियाँ हमें मिलती हैं। एक सीढ़ी नॉर्थ की तरफ थी और एक सीढ़ी जो थी वो साउथ की तरफ थी, जिसकी हेल्प से हम लोग टैंक के अंदर आ सकते हैं। इट वॉज वाटर टाइट, मेड अप ऑफ ब्रिक्स ऑन एज मोटर ऑफ जिप्सम। तो ऐसा नहीं था कि ग्रेट बाथ जो था वो उससे पानी ऐसा लीक होता था या फिर मे बी क्ले का बनाया गया होगा तो वो क्ले सारी मिट्टी सारे वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती होगी। तो ऐसी चीज़ नहीं थी, वो बहुत ही वाटर टाइट था। ओके, और ब्रिक से बना हुआ था, एज में ब्रिक्स लगे हुए थे और बीच में मोटर लगा हुआ था जिप्सम का। ठीक है, तो इतना परफेक्टली बनाया गया था कि पानी भी लीकेज नहीं होता था और जो क्ले थी वो भी वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती थी। और रूम्स जो थे 3 साइड्स में बने हुए थे ग्रेट बाथ के, हैविंग अ लार्ज वेल। तो हर जो रूम थे उनमें बड़े बड़े वेल्स भी बने होते थे। ऐसा नहीं था कि अगर टैंक से नहा लिया और किसी का मन किया तो वो ऊपर भी जाके नहा सकता होगा मे बी इस चीज़ के लिए बनाया गया होगा। एंड द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। और ऐसा भी नहीं था कि वाटर का जो टैंक का गंदा पानी वो टैंक में ही रह जाता था, साफ़ नहीं होता। तो क्लीनलीनेस का भी बहुत प्रॉपरली यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो एक ड्रेन भी बनाया गया था जिससे कि वाटर जो था वो फ्लो होके उसको बाहर फ्लो कर दिया, वाटर को निकाल दिया जाता था सो दैट अच्छा पानी डाल सके और ख़राब पानी हम बाहर निकाल सके वो लोग। सो बहुत प्रॉपरली बनाया गया था ये चीज़ें। देन अक्रॉस द लेन देयर वर स्मॉल बिल्डिंग्स विथ 8 bathrooms, 4 at each side of the corridor। सो लेन जो था, लेन यानी ऐसे जो ये सपोज़ ऐसे 2 बड़ी बड़ी ऐसे बिल्डिंग्स है और इनके बीच में ऐसे पतला सा रास्ता जो जाता है इसे हम लोग लेन कहते हैं। ठीक है, तो लेन के सामने ऐसे स्मॉल बिल्डिंग्स बनी हुआ करती थी जिनमें कि 8 बाथरूम्स हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसे इमरजेंसी होती थी या फिर वॉशरूम जाना होता था तो वो जा सकते थे। और 8 बाथरूम्स होते थे चारों साइड में, 4 at each साइड ऑफ द कॉरिडोर। ठीक है, और ड्रेन्स कनेक्टेड एट ईच बाथरूम। तो हर बाथरूम से ड्रेन कनेक्ट हुआ करते थे सो दैट वो वाटर को ड्रेन किया जा सके, कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रैन अलोंग द कॉरिडोर। ठीक है, एक मेन ड्रेन हुआ करती थी और उसी से सारे वॉशरूम्स के डोर कनेक्टेड हुआ करते थे सो दैट वो बाहर जाके फिर बड़ी ड्रेन से मिलके बाहर चला जाता था। तो क्लीनलीनेस का पूरी तरह से यहाँ पे ध्यान रखा गया है। देन यूनिकनेस क्या है इस स्ट्रक्चर की, वो है इट वॉज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ रिचुअल बाथ। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, MCQ में पूछा जाता है कि जो ग्रेट बाथ है उसका यूनिकनेस क्या है। सो आपको टिक मार्क करना है, वो ये है कि ये रिचुअल बाथ के लिए बनाया गया था। ओके, दिस वॉज अबाउट द ग्रेट बाथ। तो मैं एक डायग्राम बता देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता था। ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर ग्रेट बाथ। सो यहाँ पे ये बीच में वाटर है, ये ग्रेट बाथ है पूरा स्ट्रक्चर। ये कोर्टयार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ डायरेक्शन है।
तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी फ्लाइट ऑफ स्टेप्स है और साउथ डायरेक्शन में भी स्टेप्स हैं। यहाँ पे कॉरिडोर में वॉशरूम्स बने हुए हैं, है ना, चारों ओर वॉशरूम्स बने हुए हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वॉशरूम्स है, वॉशरूम। सो चारों ओर वॉशरूम बने हुए हैं और ये कुछ रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। ये रूम्स हैं जिनमें कि वेल्स भी हैं, वेल कनेक्टेड है, जिसका अगर इच्छा हुआ तो यहाँ से निकल के भी वो नहा सकता था। और ये रूम्स हैं, यहाँ पे चेंज वगैरह करने के लिए मे भी बनाया होगा। और फिर जब वाटर चेंज करना होता होगा तो यहाँ से पानी को ड्रेन कर दिया जाता होगा, और ये रही ड्रेन। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, डायग्राम है ग्रेट पाथ का। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो इससे हम लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो पता लगाना चाहते हैं कि क्या सच में वहाँ पे ऐसे कोई सोशल डिफरेंसेस भी होते थे, कि अमीर होगा कोई या फिर कोई गरीब होगा, तो ऐसा भी कुछ होता था, या फिर सब ही लोग सामान्य होते थे, सभी लोग इक्वल होते थे, कोई राजा नहीं था, कोई गरीब नहीं था, मतलब वहाँ पे ऐसा कोई सोशल डिफरेंसेस होता भी था या नहीं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाने के लिए 2 ट्रिक्स अपनाई। ओके, पहला तो बरियल्स को स्टडी करना और दूसरा लुकिंग फॉर द लग्जरीज। तो लग्जरी से भी हम पता लगा सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस होते थे या नहीं। सो बरियल से कैसे लगा सकते थे, हम पहले ये देखते हैं, ठीक है। सो बरियल से हम लोग ऐसे पता लगा सकते थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्ट्रैटेजीज अपनाई सोशल डिफरेंसेस ट्रैक करने के लिए। पहला था वो है स्टडी बरियल्स, ठीक है। सो हड़प्पन साइट्स में जो डेट्स थे उन्हें मेनली ऐसे गड्ढों में दफना दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि ये लोग भी ऐसा काइंड ऑफ जो इजिप्शियन पीपल होते हैं ना उनकी तरह हुआ करते थे। तो ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे कि उनके साथ साथ ऐसे सामान भी रख दिया करते थे, ठीक है। तो इससे भी हम पता लगा सकते थे। डिफरेंसेस इन द वे बरियल्स पिट वर मेड, इन सम हॉलोड आउट स्पेसेस ब्रिक्स वर लाइन। सो कुछ ऐसे बरियल्स थे जिनमें कि हालांकि सब पता नहीं लगा सकते, बट हमें ये चीज़ें भी देखने को मिली। कुछ ऐसे बरियल्स थे जिनके पिट्स तो थे नॉर्मल थे, ऐसे ही सिर्फ पोत दिया गया था, बट कुछ ऐसे थे जिनके चारों ओर ऐसे ऐसे ब्रिक्स लगा दिए गए थे। बट हमें कुछ पता, इससे तो हम ट्रैक नहीं कर पाए डिफरेंस। और फिर कुछ ऐसे क्योंकि ये लोग जो थे आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, जैसा मैंने बोला, तो ये लोग कुछ पोट्री और ऑर्नामेंट्स भी रखा करते थे। अब तो हम पता लगा सकते हैं ना, तो अगर जिनके पास लग्जरीज पोट्री या फिर ऑर्नामेंट्स होंगे तो वो अमीर होंगे, और जिनके पास ऐसे नॉर्मल होंगे तो वो गरीब होंगे। तो हमें कुछ मेन और विमेन के बरियल्स भी मिले जहाँ पे हमें ज्वेलरीज मिली। और एक एक्सकवेशन हुआ था, कब हुआ था, मिड 1980s में। तो उस समय एक मेल का बॉडी मिला था हमें, जिसमें कि हम देखते हैं कि उसके सर के पास, कल के पास एक ऑर्नामेंट पड़ा हुआ था जिसमें कि 3 सेल रिंग थे, एक जस्पर था। 3 सेल रिंग, अ जस्पर बीड वॉज फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल। सो एक जस्पर का बीड, जस्पर जो है एक काइंड ऑफ एक तरह का पत्थर होता है जो कि ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जस्पर बीड मिला था। इन सम डेट्स वर बरीड विथ कॉपर मिरर्स। तो कुछ ऐसे हमें डेट्स बॉडी, कुछ ऐसे हमें बरियल्स मिले जहाँ पे जो डेट्स जो थे उन्हें कॉपर मिरर के साथ भी बरी किया गया था। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेसियस थिंग्स विद डेड। तो हम लोग अगर ओवरऑल देखें तो हड़प्पन्स जो थे ऐसा मतलब बहुत प्रीसियस, बहुत महंगी चीज़ें मतलब बरी करने में बिलीव नहीं किया करते थे। ज़्यादातर हमें जहाँ पे देखने को मिला था, ज़्यादातर तो हमें नॉर्मल चीज़ें ही देखने को मिली थी वहाँ पे। बहुत कुछ ही ऐसे कम थे जहाँ पे हमें लग्जरियस चीज़ें मिली थी। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है नेक्स्ट वे पे आते हैं जो कि है लुकिंग फॉर द लग्जरीज। तो लग्जरीज से कैसे पता लगा सकते हैं, वो स्ट्रैटेजी है आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करके, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्यों लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि यूटिलिटेरियन होते हैं, ओके, और दूसरे लग्जरियस होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें हम डेली यूज़ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जो कि हम डेली यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ किया करते हैं। और लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, हम डेली यूज़ नहीं करते हैं उनका, ओके। तो जो यूटिलिटेरियन होते हैं जैसे कि कोन्स हो गए, पोट्री हो गए, नीडल्स हो गए, बॉडी स्क्रबर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं पे मिली हैं। और लग्जरियस हो गए जैसे फाइन, स्पॉट और गोल्ड, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल भी है, याद रखना। सो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट्स लग्जरियस कब होंगे? जब वो रेयर और कॉस्टली चीज़ों से बने होंगे, जब वो नॉन लोकल होंगे, और जब वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज से बने होंगे, तभी तो ऑब्जेक्ट्स लग्जरियस होते हैं, तभी तो ऑब्जेक्ट्स महंगे होते हैं ना। सो इन सब चीज़ों की हेल्प से वो पता लगा सकते थे। बट तो ये तो ईजी था इसको स्टडी करना, बट एक प्रॉब्लम कब आती है जब जो डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें भी ना लग्जरियस चीज़ों से बनी हो। सो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अराइज हुई जब कि जो डेली यूज़ ऑब्जेक्ट्स जो थे, स्पिंडल व्हील्स, ठीक है, ये जो जिससे स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना वो है, ठीक है। तो वो रेयर मटेरियल जैसे कि फाइन से बनते हैं, तो तब तो हमें नहीं समझ में आएगा ना, बट स्टिल हम पता लगा सकते हैं। तो बेसिक सी चीज़ है, तो हम कैसे पता लगा सकते थे? क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो डेली यूज़ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रेयर मटेरियल से बने थे, वो तो सिर्फ अमीरों के पास ही होंगे ना, नॉर्मल पीपल के पास तो नहीं होंगे। तो ये हमें बहुत कम ही जगह पे मिले थे, जैसे कि बड़े बड़े सेटलमेंट्स हो गए, जैसे हड़प्पा हो गया और मोहनजोदारो हो गया। बाकी के छोटे छोटे सेटलमेंट्स में हमें नहीं मिले हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंसेस तो हुआ करते थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स आर रेयर मटेरियल आर फाउंड इन large settlements like Mohenjo-daro and Harappa, but rarely found in smaller settlements like Kalibangan। तो कालीबंगन कैसा सेटलमेंट था? एक स्मॉलर सेटलमेंट था, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। सो इस टॉपिक पे हम लोग देखते हैं कि हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में कहाँ से पता चलता है। क्राफ्ट जो चीज़ें वहाँ पे होती थी, जैसे बीट्स वगैरह भी हमें मिले थे ना, तो वो कहाँ से मिलते थे, कहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता था, हमें कैसे पता चला कि यहीं पे प्रोडक्शन होता था उनका। सो पहले तो हम बात करते हैं चानूदारो। चानूदारो एक स्मॉल सेटलमेंट था, बहुत ही छोटा था। तो यू शुड कीप योर मैप और योर बुक विथ यू सो दैट आप देख सको कि चानूदारो जो है वो कहाँ पे है, ओके। सो चानूदारो जो है एक छोटा सा, इट इज़ अ वेरी टाइनी सेटलमेंट जो कि 7 हेक्टेयर से भी कम का है, ओके। एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। जैसे क्या क्या होता था? बीड मेकिंग होता था, सेल कटिंग होता था, वेट मेकिंग होता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। एंड मटेरियल्स जो थे, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने आंसर में लिखोगे, सो ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। एंड मटेरियल्स जो थे बीड्स में, कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ होता था यहाँ पे? कर्नेलियन हो गए, जस्पर हो गए, क्रिस्टल हो गए, क्वार्ट्स हो गए, स्टीयरटाइट हो गए। तो ये सारे कुछ मटेरियल्स होते थे जिनका यूज़ बीड्स बनाने के लिए किया जाता था। और कुछ ऐसे मेटल्स भी होते थे जिनका यूज़ हुआ करता था बीड्स वगैरह बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए। तो वो हो गए कॉपर हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, गोल्ड हो गए, सेल हो गए, फाइन्स हो गए। फाइन्स एक टाइप का क्ले का कुछ बहुत रेयर मटेरियल होता है, सो यू कैन सर्च इट। फाइन्स हो गए, और टेराकोटा हो गए, और बर्न्ट क्ले हो गए। टेराकोटा भी सिमिलर टू बर्न्ट क्ले, काइंड ऑफ रेड और ब्राउन कलर का होता है। सो ये सारी चीज़ें भी इन सब मेटल से भी ज्वेलरीज बनाई जाती थी। और किन किन शेप्स के ये सब बनाया जाता था, ज्वेलरीज और बीड्स?
तो वो थे डिस्क शेप की बीट्स बनाए जाते थे, सिलिंड्रिकल शेप्स के बनाए जाते थे, स्फेरिकल शेप्स के बनाए जाते थे, बैरल शेप, सेगमेंटेड शेप। तो ये सब शेप्स हैं, इन सब शेप्स के बीट्स बनाया करते थे उस टाइम पे। और कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स भी हमें मिले हैं। कहाँ पे? चानूधारो हो गया, लोथल हो गया और ढोलावीरा हो गया। तो इन सब प्लेसेस पे हमें ड्रिल्स भी मिले हैं। ये भी MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नागेश्वर और बालाकोट वाले एरियाज़ में, ये एरियाज़ जो है कोस्ट के पास है, ठीक है। तो इन एरियाज़ में मैप अपने पास रखो, ओके। ये सब एरियाज़ में हमें सेल वाले ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। ऑब्वियस ही बात है, कोस्ट के पास वाला इलाका है तो यहाँ पे सेल के ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, जैसे कि हो गए बैंगल्स हो गए, लैडल्स हो गए, इनलेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिला करती थी। एंड फ्रॉम चानूदारो एंड लोथल, चानूदारो और लोथल जैसी जगहों से फिनिश्ड प्रोडक्ट जो थे वो बन के लार्ज सेटलमेंट जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में भिजवाया करते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक, जो कि है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलता था कि यही पे प्रोडक्शन होता था, यही प्रोडक्शन का जगह है, ठीक है। तो हमें देखो, प्रोडक्शन पता करने के लिए कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता होगा, टू फाइंड प्रोडक्शन सेंटर्स आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर, इन 3 चीज़ों के लिए आर्कियोलॉजिस्ट चेक किया करते थे। कि पहला, कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पे कोई अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिला है कि नहीं, है ना। अगर रॉ मटेरियल्स होगा तो ऑब्वियस ही बात है कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स तो होंगे ना, कि सारे ऑब्जेक्ट्स का तो नहीं यूज़ किया जाता होगा, सारे रॉ मटेरियल्स का तो यूज़ नहीं किया जाता होगा ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो टूट फूट जाती होंगी, तो उनका भी यूज़ होता होगा और वो भी तो वहाँ पे पड़े होंगे ना। और रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल्स का भी वहाँ पे होंगे। तो ये सब की मदद से हम लोग पता लगा लिया करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा लिया करते थे कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते होंगे ये सब जगह। और कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते थे, ये सबसे ज़्यादा ये बेस्ट इंडिकेटर हुआ करते थे क्राफ्ट वर्क के। और वैसी बात है, जहाँ पे काम बन रहा है, जहाँ पे कोई चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे वेस्ट तो बहुत ज़्यादा जनरेट होगा ना, बहुत जनरेट होगा। तो उन सब वेस्ट को, अब उनका तो कुछ काम नहीं, तो लोग वहीं पे छोड़ के चले जाते थे, तो उनसे पता लगाया गया। और कुछ जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हुआ करते होंगे तो उनसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना लिया करते होंगे, बट जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते थे उनसे तो कुछ नहीं बनता था, तो वो यूजुअली लेफ्ट वहीं पे छोड़ दिए जाते थे, उन सब वो जो वर्किंग एरियाज हुआ करते थे। सो इस सब जो वेज जो थी, ये सब चीज़ों को की हेल्प से पता लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि यहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर्स हुआ करते थे। क्या क्या चीज़ें हैं? पहला तो रॉ मटेरियल, सेकंड अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, थर्ड रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल्स। वेस्ट मटेरियल्स का और रिजेक्ट मटेरियल्स का जो बच जाता था हिस्सा, वो बड़े बड़े अगर ये होते थे तो इनसे कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बना लिया करते थे, और जो स्मॉल होते थे उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता था। So this was all about today's video. So till then, bye bye. And if you found this video helpful, so please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.